मैं सुनील जी आपके पास आऊँगा। अशोक जी, आपके लिए बड़े अच्छे शब्द आए हैं हमारे प्रदीप भांबू साहब के। सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। जब अशोक वानखेड़े बोलता है तो पूरा ही तोलता है। ये आपके लिए शब्द लिखे हैं प्रदीप भांबू साहब ने। मैंने सोचा धन्यवाद, आप तक पहुँचा धन्यवाद, दूँ मैं इनको, इन शब्दों धन्यवाद। को वेरी कि आप ग्रेट प्रोग्राम। आपके जो भक्त हैं वो काफ़ी हैं और धन्यवाद। काफ़ी तारीफ़ करते हैं। सुनील जी आपके पास आता हूँ। चाइना इज़ गेटिंग वेरी एग्रेसिव। शायद हाँ, इंडिया का भी थोड़ा-थोड़ा कद तो बढ़ रहा है, लेकिन चाइना का एग्रेशन जो है वो मतलब ब्लंट कर देने वाला है और ब्लाइंडिंग फोर्स के साथ आ रहा है। भारत को समझ नहीं पा रहा है कि कूटनीतिक रूप से उसका सामना कैसे करे अल्टीमेटली, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कूटनीति का रीबफ है इंडिया को। पुतिन का ना आना, पुतिन में कड़सी थी, फोन तो किया कम से कम मोदी को कि मैं नहीं आ रहा हूं, इसने तो फोन भी नहीं किया और ब्रिक्स मीट के अंदर उठ के चले गए, बाइकआउट कर दिया। वो शायद ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारी हस्ती मेरी हस्ती के बराबर नहीं है, तो मैं अपना कॉमर्स मिनिस्टर भेज रहा हूं, वो आपको बैठ के जो भी आपका संबोधन है उसको सुन लेगा। एक्चुअली ये जो सारी जो चीजें निकल के आ रही हैं, और एक वर्ड कल उन्होंने और कहा था मोदी ने, ऑल हैव देयर पोजीशंस, लेकिन दुनिया में आगे बढ़ने के लिए इन पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा। पर मोदी जी डोमेस्टिक अपनी पॉलिटिक्स में क्या अपनी पोजीशन को छोड़ते हैं क्या? तो जो गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं, बौद्ध बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जो उनका अपना चरित्र है वो तो डायमेट्रिकली अपोजिट है। शायद इसलिए हमारी कूटनीति भी मार खा रही है। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। गांधी और बौद्ध बनने के लिए केवल बात करना महत्वपूर्ण नहीं है, त्याग करना महत्वपूर्ण। आपको बन के दिखना पड़ता है। और राजनेताओं का व्यक्तित्व तो हमेशा से विदेश नीति को प्रभावित करता रहा है। जवाहरलाल नेहरू जब इस देश के प्रधानमंत्री थे तो यह देश आर्थिक रूप से बहुत ताकतवर नहीं था, तकनीकी रूप से बहुत ताकतवर नहीं था, नई नई आजादी मिली थी, लेकिन नेहरू का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। नेहरू जी से जो एक बार बात कर ले, जो उनको सुन ले। मैं यूएन की पुरानी फिल्में देखा हूँ, मतलब उनके भाषण को सुनने के लिए लोगों को दौड़ते हुए देखा है मैंने उस फिल्मों में, कि नेहरू जी बोल रहे हैं और लोग दौड़ते हुए उस भाषण को सुनने के लिए जा रहे हैं कि जल्दी जल्दी पहुंचो, हम मुझे उनकी बात को सुनना है। एक बड़ा व्यक्तित्व जो है वह हमेशा से राजनीति को प्रभावित करता रहा। और जो आपके देश में राजनीति है, जो आपके देश में आपकी छवि है, वह विदेशों में भी उसका असर पड़ता है। वो संभव नहीं है कि उसके असर से आप बच जाए, दिखाई पड़ेगा उसका। दुर्भाग्यवश इस समय जो देश की स्थिति होती रही जा रही है, जो बाकायदा इस सरकार पे आरोप लग रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही है, आर्थिक गतिविधियों में नियमन का बहुत ही अवमानना की जा रही है, किसके पक्ष में सरकार खड़ी हो जा रही है, ये बहुत प्रभावित करता है। और आप चीन जैसे देश का सामना करने के लिए आपको कूटनीतिक रूप से बहुत मजबूत होना पड़ता है। आपको चीन की मजबूरी है, चीन की मजबूरी है कि आर्थिक जो देश, जो बड़ी कंपनियां चीन अगर छोड़ना चाहती हैं तो उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन भारत है या बांग्लादेश है, वह इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। बहुत बड़ा आर्थिक कारण है। दूसरी चीज कि चीन के तिब्बत के मुद्दे पर वह भारत के का जो रवैया है उसको स्वीकार करने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ। हालांकि आप याद कीजिए, भारत उन देशों में शामिल है, जब चीन को आजादी मिली थी तो गैर कम्युनिस्ट राज्यों में से पहला देश था जिसने उसको मान्यता दी, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए, एक सदाशयता भारत ने हमेशा दिखाई। लेकिन चीन की तरफ से उस तरह का विश्वास कभी नहीं दिखाया गया और वह एक विश्वसनीय साथी कभी साबित नहीं हुआ। वर्तमान रिजीम में यह दूरी और बढ़ती चली जा रही है। मैं ब्रिक्स में 2017 में था चीन में, और उस समय भी मैंने चीन का रवैया देखा था भारत के प्रति, उसका क्या दृष्टिकोण है, किस तरीके से वो बात करते थे। लेकिन ये जरूर था कि मनमोहन सिंह जैसा मोदी जी भी नए नए आए थे और भारत का एक असर ऑलरेडी था ब्रिक्स समूह। अब जो स्थिति बनती चली जा रही है कि उसमें कूटनीतिक रूप से हमारे पास अपने सहयोगी नहीं रह गए। जितने पड़ोसी देश हैं वो पड़ोसी देश आर्थिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। वो खुद आप पर विश्वास नहीं करते। उसके राजनीतिक कारण भी हो सकते, जबकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जनता भारत के पक्ष में है, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, ये सभी देशों के नागरिक भारत से अच्छा रिलेशन चाहते हैं।
उनको हमेशा भय लगता है कि चीन की ज्यादा से हस्तक्षेप या उसका इस देश में घुसना उनके आर्थिक स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा है, उनकी परंपराओं और संस्कृति के लिए गंभीर खतरा है, तो महसूस करते हैं। लेकिन चीन की स्थिति यह है कि इस कदर आर्थिक सहयोग प्रदान करता है वो, कि एक तरह से आर्थिक रूप से घुस करके आपको खरीद लेने की के हालात बना देते हैं। हमने चीन से मुकाबला करने का जो रास्ता अख्तियार किया शुरू से ही, उससे वह रास्ता ठीक नहीं था और इतिहास से सीख नहीं लिया वर्तमान हुकूमत ने। 1962 का अनुभव था, 1965 का अनुभव था, तमाम अनुभव थे। भारत ने इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी का अनुभव था। आप याद कीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी चीन के दौरे पे थे और भारत चीन का हस्तक्षेप हो गया था हिंदुस्तान में। बावजूद इसके हमने वो सीखा नहीं। प्रधानमंत्री जी उनको अहमदाबाद ले गए, उनको महाबलीपुरम ले गए, क्या लाभ उससे मिलना था, यह बात कभी नहीं कही गई। हालांकि हमारे विदेश मंत्री तो चीन के बड़े बड़े जानकार माने जाते हैं, लंबे समय तक वहां राजदूत रहे हैं वो, और अच्छा संपर्क उनका माना जाता है, चीन के विशेषज्ञ माने जाते हैं। लेकिन जो भारतीय वर्तमान राजनीति ने अपने वैचारिक धरातल को खोया है, जिस तरह के वैचारिकी को लेकर के इस देश में विवाद पैदा हुए हैं और सरकार ने उनको हवा दी है, उन विवादों को खत्म करने की कोशिश नहीं की है। आर्थिक रूप से जिस कदर चीन के प्रति निर्भरता हमारी आपकी बढ़ी है, चीन को और एग्रेसिव बना दिया, और चीन का मुकाबला करने के लिए कूटनीतिक तौर पर जो हमको करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये भारत 1961 का चीन है, भारत है। हम अभी आर्थिक रूप से मजबूत हैं, लेकिन ये जरूर है कि चीन का मुकाबला करने के लिए आपको कूटनीतिक तौर पर दुनिया में अपने संपर्क ठीक बनाने होंगे, और जो गुटनिरपेक्षता की नीति हमारे पूर्वजों की रही है, उससे हटना हमारे देश के हित में नहीं है। हम वह उस एक नीति की वजह से, जर्मनी के राजदूत का आपने उल्लेख किया, वो सही है, लेकिन मलकिन को हमने बर्लिन में हमने देखा है, उस मीटिंग में मैं रहकर देखा हूँ, मनमोहन सिंह जी ने हमेशा अपनी जो गुटनिरपेक्षता की नीति उसके ऊपर अड़े रहे, उसका समर्थन उन्होंने किया कि हमारी वो नीति है, हम किसी के साथ नहीं है, हम उसी के साथ, और जो हमारी नीति है उस पर हम कायम रहेंगे। गोया की एक स्पष्ट आर्थिक नीति, एक स्पष्ट राजनीतिक नीति, तो कूटनीतिक नीति आपको तैयार करनी पड़ेगी। आप एक ही तरह के मुद्दों पर अलग अलग राय नहीं ले सकते, वो संभव नहीं। मेरा मानना यह है कि चीन का जो भारत के प्रति एक आक्रामक रवैया है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वह आर्थिक रूप से भारत को मजबूत नहीं होने देना चाहता, वह अंतर्राष्ट्रीय निवेश भारत में नहीं होने देना चाहता, वो नहीं चाहता है कि चीन से निकल करके जो आर्थिक कंपनियां हैं वो भारत में निवेश करें, और एक इस तरह का माहौल, एक संघर्ष की स्थिति बना करके रखना उसके अपने हित में, उसको लगता है कि ये उसके अपने हित में। भारत इससे कैसे निपटेगा? निश्चित रूप से एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उसको अपने आप को स्थापित करनी होगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा।